Hello everyone, myself Deepmala. Today I am going to start topic photosynthesis, which is related to subject plant physiology and plant biology. This topic is very vast and it is very important for various exam related to life science. But टॉपिक बड़ा है, हम लोग इसको डिटेल में इस पर सारे इसके जो एक्सपेक्ट हैं उन पे बात करेंगे। और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं लाइफ साइंस से रिलेटेड, जैसे कि CSIR है, गेट है, ARS नेट है, IT जैम है। यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि रेगुलरली इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बट हम लोग जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके बाद हम लास्ट में CSIR के क्वेश्चन उस पर्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस हम लोग 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते चले आ रहे हैं और हमें पता भी है फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है। फोटो मीन्स लाइट। लाइट किस फॉर्म में आती है? लाइट आती है फोटोन के फॉर्म में। और सिंथेसिस मीन्स मैन्युफैक्चरिंग। किसकी मैन्युफैक्चरिंग करना? फूड की मैन्युफैक्चरिंग करना। तो फूड की मैन्युफैक्चरिंग किस फॉर्म में होती है? ग्लूकोज के फॉर्म में होती है। और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है? C6H12O6। तो यहाँ पे आपको 3 एलिमेंट दिख रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिलता है? वो हमें वाटर से मिलता है। और ये वाटर कैसे मिल सकता है? प्लांट क्या करते हैं? सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। उस वाटर से कार्बोहाइड्रेट में H और O का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। और ये कार्बन कहाँ से मिलता है? कार्बन हमको मिलता है CO2 से, और CO2 कहाँ से मिलती है? एटमॉस्फेयर से। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग फूड की हो रही है वो किन किन कंपोनेंट से मिलके बना है। CO2 कार्बन प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर से मिलेगा। तो एक्चुअली में क्या होता है? CO2 को किस फॉर्म में चेंज किया जाता है? C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस फॉर्म में चेंज किया जा रहा है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा है? इस मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है, तो तब जाके यहाँ पे क्या बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे CO2 है और यहाँ पे क्या होगा? C6H12O6 मीन्स कि यहाँ पे मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है। जब एवोल्यूशन हो रहा था तो स्टार्टिंग में हमें पता है कि कैसा एनवायरनमेंट था। जब स्टार्टिंग में एवोल्यूशन के टाइम में एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग था, तो ये एनवायरनमेंट ऑक्सीडाइजिंग कैसे हुआ? ऑक्सीडाइजिंग हुआ फोटोसिंथेसिस के थ्रू। मींस कि जैसे जैसे प्लांट इवॉल्व हुए, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया और फोटोसिंथेसिस करने के बाद क्या हो गया कि ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट हो गया। किसकी वजह से? क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्या प्रोड्यूस करता है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, इसलिए एनवायरनमेंट कैसा हो गया? ऑक्सीडाइजिंग हो गया। अब जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें कुछ रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पहले ही डिस्कस कर दिया कि वाटर, CO2, क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल। ये क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल क्या है? जिसके पास पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, इन ये पिगमेंट्स ही क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब हम लोग, और जैसे सपोज अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो प्लांट एक ऐसा मीन्स लिविंग है, सिस्टम है जहाँ पे फूड ये खुद सिंथेसाइज करता है। और हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरे लिविंग वर्ल्ड में प्लांट की मोनोपोली होती है। इसका मतलब क्या है कि प्लांट अपने लिए भी फूड सिंथेसाइज करता है और पूरे लिविंग वर्ल्ड के लिए फूड सिंथेसाइज करता है। सारे ऑर्गेनिज्म की प्लांट पे डिपेंडेंसी होती है, क्योंकि मेन सिंथेसाइजर, फूड सिंथेसाइजर कौन है? प्लांट है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्लांट की मोनोपोली होती है पूरे लिविंग वर्ल्ड पे। इसके बाद प्लांट सभी ऑर्गेनिज्म के लिए फूड सिंथेसाइज करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फोटोसिंथेसिस पर आते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली में 2 रिएक्शंस होती हैं। एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन में
एसिमुलेटरी पावर का फॉर्मेशन होता है। वो एसिमुलेटरी पावर क्या होती हैं? NADPH और ATP होता है। इनको हम लोग एसिमुलेटरी पावर बोलते हैं। इन एसिमुलेटरी पावर को डार्क रिएक्शन में यूज़ किया जाता है और कार्बन का फिक्सेशन होता है। किस फॉर्म में? CO2 से कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन में क्या हुआ? लाइट रिएक्शन में वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वाटर इन्वॉल्व होता है और क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। इसके बाद रिलीज करता है लाइट रिएक्शन में, और लाइट रिएक्शन में एनर्जी कहाँ से? एनर्जी का स्टोरेज हो रहा है। कैसे होगा? ये लाइट पड़ेगी, लाइट के पास फोटोन के फॉर्म में लाइट पड़ेगी, वो फोटोन के फॉर्म में जो लाइट पड़ रही है उस लाइट को यूज़ करके क्या बनाया जाता है? एसिमुलेटरी पावर बनाया जाता है। और अब यहाँ पे एनर्जी स्टोर फॉर्म में है, ATP के फॉर्म में है, और इसके बाद फिर ये डार्क रिएक्शन में क्या होता है? कार्बन का फिक्सेशन होता है, CO2 से कार्बोहाइड्रेट बनता है और ये एसिमुलेटरी पावर को यूज़ कर लेते हैं। अब तो लाइट रिएक्शन में क्या हुआ? एसिमुलेटरी पावर बनी और डार्क रिएक्शन में उनको यूज़ किया गया। लाइट रिएक्शन में लाइट की बहुत ज़रूरत होती है, इसीलिए जो पिगमेंट्स होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये बिना लाइट के ये रिएक्शन नहीं हो सकती। लेकिन डार्क रिएक्शन का मतलब ऐसा नहीं है कि ये डार्क में होती है। डार्क रिएक्शन का मतलब कि यहाँ पे लाइट डायरेक्टली फॉर्म में नहीं चाहिए, लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म में तो लाइट चाहिए, क्योंकि जब ये कार्बन का फिक्सेशन कर रहे हैं तो इनको एसिमुलेटरी पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो कब बनी है? वो लाइट रिएक्शन के थ्रू बनी है। तो इस तरीके से ये अपना काम करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो भी लाइट पड़ती है प्लांट पे और उससे जो भी सिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस होता है उसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर पार्ट अर्थ पे हमेशा आता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। क्या बोलते हैं? रेडिएंट एनर्जी। मीन्स कि लगातार रेडिएशन होता है, इसलिए उसको बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पर्टिकुलर पार्ट जो हमेशा अर्थ पे आता है उसको हम लोग रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। उसी रेडिएंट एनर्जी को प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं। और उसमें इंक्लूड होता है विजुअल स्पेक्ट्रम। उस रेडिएंट एनर्जी में मीन्स कि जो स्पेक्ट्रम आ रहा है पर्टिकुलर विजुअल स्पेक्ट्रा। विजुअल स्पेक्ट्रा का रेंज आपको पता है कि यहाँ पे स्पेक्ट्रा बना हुआ है। इसके लेफ्ट साइड में UV और एक्सरेज पाई जाती हैं, राइट साइड में इंफ्रारेड माइक्रोवेव्स पाए जाते हैं, और विजुअल स्पेक्ट्रम में ये 7 कलर या वेवलेंथ के पूरा दिया हुआ है। रेंज क्या होती है फोटोसिंथेसिस की? 400 to 700 होती है। इस रेंज में फोटोसिंथेसिस हो सकती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि किस रेंज में, मीन्स यहाँ भी अगर अलग डिफरेंट वेवलेंथ दी हुई है हर उसके लिए, वॉयलेट के लिए, इंडिगो के लिए, ब्लू के लिए, ग्रीन के लिए, तो किस रेंज में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। और अगर हम लोग 400 वेवलेंथ की बात करें तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या है? शॉर्टर है, तो एनर्जी क्या होती है? हाइयर होती है। अगर हम लोग 700 की बात करें तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या है? लॉन्गर है, तो एनर्जी क्या होती है? लो एनर्जी होती है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे हम लोग बात करेंगे। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस में 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में एसिमुलेटरी पावर का फॉर्मेशन होता है, डार्क रिएक्शन में उन्हीं एसिमुलेटरी पावर को यूज़ करके क्या बनाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस की जाती है। और क्योंकि ये क्या है? ये फूड है, और फूड में हमेशा क्या होती है? एनर्जी स्टोर्ड होती है। वो एनर्जी किस फॉर्म में मिल रही है? वो कहाँ से एनर्जी स्टोर हुई है? वो एनर्जी यहाँ से स्टोर हुई है। क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का ये इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। CO2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो इसलिए इसको क्या चाहिए? इसको कोई ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो इसको रिड्यूस कर पाए। तो कौन सा मॉलिक्यूल है? ये NADPH। ये क्या करता है? इसको रिड्यूस कर पाता है। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। और फूड में एनर्जी होती है, वो यहाँ हमको यहाँ से मिलती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने रॉ मटेरियल में बताया क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं कलर्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल
दे कैन एब्जॉर्ब रेडियंट एनर्जी, ये क्या कर सकते हैं, हमने अभी आपको रेडियंट एनर्जी बता दी जो कि विजुअल स्पेक्ट्रा या पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो लगातार अर्थ पे आ रही उसको हम लोग रेडियंट एनर्जी बोलते हैं, उसमें विजुअल स्पेक्ट्रा आता है, ठीक है। तो रेडियंट एनर्जी को ये मॉलिक्यूल जो पिगमेंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, रेडियंट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वो किस रेंज का होगा, विजुअल स्पेक्ट्रा, और वो विजुअल स्पेक्ट्रा कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से आ रहा है, लाइट से। और इनका काम क्या है, यहाँ पे फिर क्या होता है कि केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया जाता है, जो भी फोटॉन्स गिर रहे हैं उनको केमिकल एनर्जी के फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। अब कोई भी पिगमेंट मॉलिक्यूल अगर किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो उनके पास एक होगा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर। कोई भी पिगमेंट्स जो कि लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो उनके पास डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल एब्जॉर्प्शन शो करता है तो उसके पास रेजोनेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो रेजोनेंस किसकी वजह से होता है, डबल बॉन्ड की वजह से होता है। अब हम लोग पिगमेंट्स की कैटेगरी पे जाते हैं, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं और दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वाटर सॉल्युबल पिगमेंट पे जाते हैं। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स में एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स में क्या खास बात होती है, इनके पास कोई भी ना तो, जैसे कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास अभी हम आगे बताने वाले हैं मैग्नीशियम होता है, ना तो इनके पास मैग्नीशियम होता है, और नो फाइटॉल रिंग, ना तो इनके पास फाइटॉल टेल होती है, तो मीन्स कि इसके पास कोई भी पोरफायरिन रिंग भी नहीं होगी, क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर में ही क्या होता है, मैग्नीशियम आयन बीच में अटैच होता है, और कोई फाइटॉल टेल भी नहीं होती है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइकोबिलिन्स बोलते हैं। और ये जो फाइकोबिलिन्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल हैं। पहला टाइप क्या है, फाइकोसाइनिन है, दूसरा एलोफाइकोसाइनिन, एंड थर्ड है फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन क्या करते हैं, फाइकोसाइनिन का कलर कैसा होता है, ब्लू और पर्पल कलर होता है, और ये क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं रेड लाइट को, और इसका एग्जाम्पल क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। एलोफाइकोसाइनिन क्या होते हैं, एलोफाइकोसाइनिन कलर, उनका खुद का कलर क्या होता है, ब्लू, एब्जॉर्ब करते हैं रेड लाइट को, और इसका एग्जाम्पल भी ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट फाइकोरिथ्रिन है, जिनका कलर क्या होता है, रेड, और एब्जॉर्ब करते हैं ब्लू और ग्रीन लाइट को, और एग्जाम्पल में रेड एल्गी। तो बेसिकली क्या देखा गया कि जैसे रेड एल्गी है तो रेड एल्गी का रेड कलर क्यों होता है, उसके पास पिगमेंट कौन सा होता है, फाइकोइरिथ्रिन, जो कि रेड कलर का पिगमेंट होता है, जो लाइट कौन सी एब्जॉर्ब कर सकता है, ब्लू और ग्रीन। इस वजह से इसको हम लोगों ने क्या बोला, एल्गी को रेड एल्गी नाम पड़ गया, क्योंकि वो रेड कलर की दिखती है फाइकोइरिथ्रिन की वजह से। तो ये वाटर सॉल्युबल जितने भी फाइकोबिलिन्स हैं इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। अब नेक्स्ट कैटेगरी है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं क्लोरोफिल, जो कि बहुत नोन है, और दूसरा कैरेटनॉइड। क्लोरोफिल, पहले हम लोग कैरेटनॉइड की बात कर लेते हैं। कैरेटनॉइड मॉलिक्यूल 40 कार्बन के होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट के थ्रू, ये एक तरीके के सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, 40 कार्बन के होते हैं, और ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप है कैरोटीन, जैसे कि कैरेट, एग्जाम्पल कैरेट में जो ऑरेंज कलर होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। तो इन मॉलिक्यूल्स का कलर कैसा है, ऑरेंज कलर होता है। ये 2 टाइप के होते हैं, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, और ये होता है इनके पास जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये अल्फा बीटा टाइप के होते हैं। ये मॉलिक्यूल देखे गए हैं एल्गी और हायर प्लांट्स में। इसके बाद जेंथोफिल में जाते हैं तो ये भी कैरेटनॉइड होते हैं, लेकिन इन कैरेटनॉइड में एक खास बात होती है कि ये होते हैं एल्कोहलिक कैरेटनॉइड। मीन्स कि इनके पास क्या होता है कि एक अल्कोहलिक ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि C40
C40H56 लिखा है, यहाँ पे लिखा C40H56, 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसका मतलब कि ये और ये मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स मींस कार्बन नंबर सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, इसका मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो आप कह सकते हैं कि जेंथोफिल होते हैं कैरोटीनॉइड, मींस कि अल्कोहलिक फॉर्म ऑफ कैरोटीनॉइड इज कॉल्ड जेंथोफिल। इन मॉलिक्यूल का काम क्या है, ये मॉलिक्यूल जैसे कि कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये एंटीना कॉम्प्लेक्स में होते हैं, जहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब की जाती है वहाँ पे ये मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ये मॉलिक्यूल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को शील्ड करके रखते हैं। मींस कि एक जब फोटो सिस्टम की हम बात बताएंगे तो वहाँ डिटेल में बताएंगे। एक रिएक्शन सेंटर होता है, उस रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए होता है, उसके चारों तरफ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कैरोटीनॉइड, कैरोटीन, जेंथोफिल या फिर क्लोरोफिल बी भी होता है। तो वो मॉलिक्यूल में जब लाइट पड़ रही है तो उस समय अगर एक्सेस लाइट डायरेक्टली इसको मिल जाए रिएक्शन सेंटर को, तो क्या हो जाएगा कि ये रिएक्शन सेंटर, यहाँ एक प्रोसेस होता है फोटो इनिबिशन हो जाएगा, कि मीन्स लाइट से ही फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन अगर एक्सेस लाइट पड़ गई तो उस लाइट में फोटोसिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा, तो उसको फोटो इनिबिशन कहा जाता है। तो ये जेंथोफिल मॉलिक्यूल क्या करते हैं, शील्ड करके रखते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को कि एक्स्ट्रा लाइट ना पड़े और फोटो ऑक्सीडेशन ना हो पाए। फोटो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हम लोग अब सेकेंड वीडियो में बात करेंगे फोटो ऑक्सीडेशन के बारे में। तो ये एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि सेव करके रखते हैं कि एक्स्ट्रा लाइट रिएक्शन सेंटर पे ना जा पाए। तो जेंथोफिल का ये काम है। ये भी कहाँ पाए जाते हैं, एल्गी और हायर प्लांट में। अब हम लोग आते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, जो कि मेजर मॉलिक्यूल है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के बारे में क्या होता है कि इसमें एक टेल होता है और एक क्या होता है, हेड होता है। हेड किससे मिलके बना होता है, हेड टेट्रापैरॉल रिंग से मिलके बना होता है, और जो टेल होती है वो फाइटोल टेल होती है, जो कि 20 कार्बन की होती है। अगर हम लोग टेट्रापैरॉल रिंग के बीच में सेंटर में क्या होता है, एक मैग्नीशियम आयन होता है, और अगर हेड और टेल का एंगल देखा जाए तो 45 डिग्री का एंगल होता है। मींस कि हेड और टेल का जो एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है। अब हम लोग डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कि 55 कार्बन दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे मींस ऑक्सीजन का नंबर दिया है, और यहाँ पे एक मैग्नीशियम मॉलिक्यूल भी होगा। अब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ए के पास क्या होता है, मींस कि क्लोरोफिल ए और बी को अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों ही मॉलिक्यूल सिमिलर होते हैं। बस एक डिफरेंस होता है कि क्लोरोफिल में एक आर ग्रुप होता है, उस आर ग्रुप में मिथाइल ग्रुप होता है। क्लोरोफिल बी में जो आर ग्रुप होता है वहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अगर हम लोग क्लोरोफिल ए की बात करें तो ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है ब्लू और रेड लाइट को, और ये मॉलिक्यूल वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मींस कि ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल पाया जाएगा, सिर्फ बैक्टीरिया को छोड़ के। तो ऐसा क्यों होता है कि हर प्लांट में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, इसलिए क्योंकि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि रिएक्शन सेंटर पे पाया जाता है, और जिस भी प्लांट में फोटोसिंथेसिस होगी उसमें रिएक्शन सेंटर तो होगा ही, और उस रिएक्शन सेंटर में पाया जाता है क्लोरोफिल ए। इसलिए क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हर प्लांट में पाया जाता है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है, सिर्फ बैक्टीरिया को अगर छोड़ दिया जाए। इसके बाद हम लोग क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल के पास आते हैं। यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं, यहाँ भी एक मैग्नीशियम आयन होगा, यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप है, और बाकी सारा स्ट्रक्चर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की तरह है। इस मॉलिक्यूल को देखा गया है कि ये एब्जॉर्ब करता है, ये भी ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब ग्रीन एल्गी मीन्स ग्रीन किसमें देखा गया, ग्रीन एल्गी, ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, इन सब जगह पे ये पाया जाता है। इन सभी जगह पे ये क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल पाया जाता है। तो मीन्स क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल तो हर एक प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस करता है वहाँ पाया ही जाएगा, लेकिन क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल जरूरी नहीं है कि हर प्लांट में पाया जाए, लेकिन मैक्सिमम प्लांट में ये पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट में क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल पाया जाता है। इसके बाद हम लोग क्लोरोफिल सी पे आते हैं। तो क्लोरोफिल सी एब्जॉर्ब करता है ब्लू और ऑरेंज लाइट को, जैसे कि डायटम एक एल्गी है,
ब्राउन, जिसके पास आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता है कि इसके पास सिलिकॉन होता है, सिलिका होता है, सिलिका का इसका स्ट्रक्चर बना होता है, फ्रेस्ट्यूल स्ट्रक्चर होता है ये। इसके बाद ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, डायनोफ्लैजेलेट और साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल सी पाया जाता है। क्लोरोफिल डी की बात करें तो क्लोरोफिल डी क्या करता है, क्लोरोफिल डी एब्जॉर्ब करता है ब्लू लाइट को, और ये पाया जाता है रेड एल्गी प्रोटिस्ट में पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। क्लोरोफिल ई जेंथोफाइसिन मेंबर में पाया जाता है। इसके बाद तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि जो क्लोरोफिल सी और डी है वो साइनोबैक्टीरिया, डायनोफ्लैजेलेट, लोअर प्लांट, ब्राउन एल्गी, डायटम, इन सब में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल में, जो कि बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया क्लोरोफिल में बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए जो होता है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मीन्स कि ज़्यादातर बैक्टीरिया में इस टाइप के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए। और एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि जैसे ये लिखा हुआ है पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया। क्लोरोफिल बी है वो सभी प्लांट में नहीं पाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है रोडोस्यूडोमोनास, ये खास एग्जाम्पल है कि ये रोडोस्यूडोमोनास में पाया जाता है, पर्पल बैक्टीरिया जिसको हम लोग बोलते हैं। और क्लोरोफिल बैक्टीरियो क्लोरोफिल सी डी ई पाया जाता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे पिगमेंट्स रिलेटेड जितने भी पिगमेंट हैं उनके बारे में हमने डिस्क्राइब कर दिया, जो हायर प्लांट में पाए जाते हैं या जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, उन सब के बारे में हमने डिटेल में बात कर ली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में 4 रिंग होती हैं, 4 पायरोल रिंग होती हैं, 1 2 3 4। और इन पायरोल रिंग की नंबरिंग यहाँ से शुरू होती 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एक्चुअली में जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये एग्जैक्टली क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इसमें मेन कंपोनेंट और क्लोरोफिल का एक स्केलेटन है, जिससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कैसा होता है और उसमें क्या क्या मेन चीज़ें। क्योंकि आपके एग्जाम में कभी स्ट्रक्चर तो पूछा नहीं जाएगा, आपसे कुछ खास बातें पूछी जाएंगी, इसलिए ये डायग्राम हम लोगों ने इस तरह का ड्रॉ कर दिया है। इजी है आपको सिंप्लीफाइड वे में समझाने के लिए। तो यहाँ पे आप कार्बन नंबर देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 किस तरह से इनका कार्बन नंबरिंग हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पायरोल रिंग्स हैं, तो 4 पायरोल रिंग होती है और एक रिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोपेंटानोन रिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 to 4 पायरोल रिंग एंड 5 नंबर की रिंग को बोलते हैं साइक्लोपेंटानोन रिंग। अब यहाँ पे कार्बन नंबर हो गया। कार्बन नंबर 3 पे आप यहाँ पे देखिए एक आर ग्रुप लगा हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है तो ये आर ग्रुप हो जाएगा मिथाइल। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि क्लोरोफिल ए ग्रुप है तो यहाँ पे हो जाएगा आर ग्रुप, क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। अगर ये क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे ये ग्रुप हो जाएगा, आर ग्रुप हो जाएगा एल्डिहाइड। तो इस तरीके से, और इसके सेंटर में एक मैग्नीशियम आयन होता है जो कि ये पोरफायरिन रिंग का स्ट्रक्चर फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो ओवरऑल ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे एक 20 कार्बन की फाइटोल टेल होती है। ये टेल, फाइटोल टेल और ये पोरफायरिन रिंग जो टेट्रापैरोल रिंग है, इन दोनों का जो एंगल होता है वो 45 डिग्री का एंगल देखा गया है। अब इसके बाद हम लोग क्लोरोफिल ए और बी में डिफरेंस देखते हैं। तो अभी तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे आर ग्रुप मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे ये जो फाइटोल रिंग है ये कार्बन नंबर 7 पे है। तो आप एक बात ये समझ सकते हैं कि आर ग्रुप कहाँ है, कार्बन नंबर 3 पे। फाइटोल रिंग कहाँ है, कार्बन नंबर 7 पे। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और किस रिंग पे है, ये रिंग नंबर 2 पे है और ये रिंग नंबर 4 पे है। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंसेस दिया था, तो जैसे हमने बताया कि क्लोरोफिल ए है तो मिथाइल ग्रुप हो गया, क्लोरोफिल बी है तो एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। इसके बाद अगर इनका हम लोग कलर पिगमेंट देखते हैं कि किस कलर के ये खुद होते हैं, तो ब्लूइश ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी होता है ऑलिव ग्रीन कलर, और ये लाइट
अगर ये किस लाइट को ट्रांसमिट करते हैं और किस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये किस लाइट को ट्रांसमिट करते हैं, ग्रीन लाइट को, और ये भी येलोइश ग्रीन लाइट को ट्रांसमिट करते हैं। इसीलिए जो क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल दिखता है वो ग्रीन दिखता है, क्योंकि उसने सारी ग्रीन लाइट को ट्रांसमिट कर दिया है और वो एब्जॉर्ब करता है बाकी विजुअल रेंज की जो भी लाइट है, ब्लू है, रेड है, उन लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और एकदम मिनिमम एब्जॉर्प्शन किस लाइट का होता है, ग्रीन लाइट का। इसीलिए सारे प्लांट्स हमें ग्रीन दिखते हैं। अब हम लोग, तो ये इसके डिफरेंसेस हो गए। और यहाँ पे जो ये ब्लूइश ग्रीन इनका जो खुद का कलर है वो भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है उसके कलर मीन्स ग्रीन दिखने का। और दूसरा ट्रांसमिटेड लाइट है, ये ब्राइट लाइट ट्रांसमिट करता है और ये येलोइश ग्रीन लाइट। तो इस तरीके से पूरे ही प्लांट हमको ग्रीन दिखते हैं, क्योंकि पिगमेंट भी ग्रीन और जो लाइट ट्रांसमिट कर रहे हैं वो भी ग्रीन। अब इसके बाद हम लोग, हाँ, यहाँ पे ये चीज देखी कैसे गई, ये देखी गई है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से। जैसे कि आप जानते हैं TLC होता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से ये देखा गया है कि ये पिगमेंट्स किस कलर के होते हैं आइसोलेशन करके। अभी यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंस कि क्लोरोफिल सी में क्या खास बात होती है। तो क्लोरोफिल सी क्लोरोफिल ए की तरह ही होता है, बस उसके पास क्या नहीं होता, उसके पास लैकिंग होती है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल का, जो कि आपने यहाँ पे देखा था फाइटोल टेल 20 कार्बन एटम की पाई जाती है। ये 20 कार्बन एटम लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल इसके पास नहीं होती है। दूसरी क्लोरोफिल डी में क्या डिफरेंस होता है, क्लोरोफिल डी में जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है जो कि किस में पाया जाता है, जो भी मीन्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे पाए जाते हैं उनका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है रिंग में, तो वो क्लोरोफिल डी का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर एक लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और दूसरा लिखा हुआ है एक्शन स्पेक्ट्रा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक्शन स्पेक्ट्रा में क्या डिफरेंस होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का मतलब कि कोई भी पिगमेंट जो भी लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिस भी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है मैक्सिमली, उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। एक्शन स्पेक्ट्रा क्या है, एक्शन स्पेक्ट्रा ये है कि जहाँ पे मेटाबॉलिक रेट हाई होती है, मीन्स कि फोटोसिंथेसिस का रेट जहाँ पे हाई हो जिस वेवलेंथ में, उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। तो एक्शन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑलमोस्ट सिमिलर फोटोसिंथेसिस के केस में देखा गया है, स्लाइटली मॉडिफाइड होता है। मीन्स कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ग्रीन कलर की लाइट दिख रही है, ग्राफ दिख रहा है, दूसरा रेड कलर का दिख रहा है। ये नीचे दिया हुआ है, पूरा विजुअल रेंज दिया गया है 400 to 700। यहाँ पे हाई एनर्जी है क्योंकि यहाँ पे लो वेवलेंथ है, यहाँ पे ज़्यादा लॉन्गर वेवलेंथ है तो लो एनर्जी है। फिर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रा का ये ग्राफ बनाया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये ब्लू, ये जो ग्रीन है वो क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, और रेड क्या है, एक्शन स्पेक्ट्रा है। तो यहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के केस में जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो किस रेंज में सबसे ज़्यादा दिख रहा है, एक तो इस रेंज में दिख रहा है और एक इस रेंज में दिख रहा है। वो रेंज क्या है, या तो ब्लू रेंज है, ब्लू रेंज में दिख रहा है, और या तो रेड रीजन में दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मैक्सिमली कहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है, ब्लू लाइट में, मीन्स कि किस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ब्लू और रेड लाइट को। और किस लाइट को सबसे मिनिमम करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन लाइट को सबसे मिनिमम एब्जॉर्ब करता है। और अगर हम लोग इसके एक्शन स्पेक्ट्रा को देखें, मीन्स फोटोसिंथेसिस रेट को देखें, तो फोटोसिंथेसिस रेट भी स्लाइटली इन विवो कंडीशन में स्लाइटली मॉडिफाइड आता है, मीन्स कि थोड़ा सा कम होता है स्पेक्ट्रा, लेकिन उसका पैटर्न सिमिलर शो हो रहा है। मीन्स कि फोटोसिंथेसिस का रेट ब्लू रीजन में अच्छा हो रहा है, और जब लाइट रेड लाइट मिल रही है तब फोटोसिंथेसिस का रेट अच्छा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको एक्शन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को समझ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हम लोगों ने अक्सर सुना एक इमर्सन इफेक्ट होता है, और उसी इमर्सन इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इमर्सन इन्हांसमेंट। तो ये क्या होता है, एक साइंटिस्ट थे इमर्सन, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था, इसीलिए इसका नाम इमर्सन इफेक्ट रख दिया गया। इमर्सन इफेक्ट होता क्या है, इमर्सन इफेक्ट में एक्चुअली में
ये देखा जाता है कि फोटोसिंथेसिस का रेट कहाँ पे है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग इमर्सन इफेक्ट में ये बता सकते हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एज क्वांटम यील्ड, क्वांटम यील्ड के अकॉर्डिंग हम लोग फोटोसिंथेसिस का रेट देखते हैं, क्योंकि अगर हमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही कम हो रही वो हम किसके थ्रू देखेंगे, क्वांटम यील्ड के थ्रू देखेंगे। क्वांटम यील्ड क्या होता है, क्वांटम यील्ड होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड पर क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड मीन्स कि एक क्वांटम की लाइट जो एब्जॉर्ब हो रही है पिगमेंट के थ्रू, उसके थ्रू कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम यील्ड। तो इमर्सन इफेक्ट में क्या देखा गया था, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एज अ क्वांटम यील्ड। और क्वांटम यील्ड क्या होता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड पर क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। एक क्वांटम लाइट एब्जॉर्ब होता है तो उसके थ्रू कितना अमाउंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का रिलीज होता है, उसको हम लोग क्वांटम यील्ड कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्वांटम यील्ड भी कह सकते हैं, या हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते थे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को मेजर कैसे करेंगे, क्वांटम यील्ड के थ्रू मेजर करेंगे। और यहाँ पे y एक्सिस पे दिया हुआ है, सॉरी x एक्सिस पे दिया हुआ है वेवलेंथ, डिफरेंट नैनोमीटर की वेवलेंथ दी हुई है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 400 to 700 वेवलेंथ यहाँ पे दिखा रहा है। अब जो ये साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि क्वांटम यील्ड कहाँ से शुरू हो रही है, ब्लू रीजन से। ब्लू रीजन में क्वांटम यील्ड बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते रेड रीजन तक आते आते ये क्वांटम यील्ड बहुत तेजी तक बढ़ी, मीन्स यहाँ तक बढ़ गई। और जैसे ही रेड रीजन से पार गया वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया, डिक्लाइन हो गया। क्या डिक्लाइन हुआ, क्वांटम यील्ड कह सकते हैं, या हम बोल सकते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन कर गया। किसके बाद, मीन्स रेड लाइट के बाद। और रेड लाइट का जो देखा जाता है 680 मैक्सिमम बुक्स में, अगर आप लोग फोटो सिस्टम 2 को पढ़ते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर बुक्स में P680 लिखा होता है, लेकिन इसका जो रेंज होता है वो P53 टू P680 होता है, सॉरी P653 टू फिर इसके बाद 680 तक होता है। तो इन्होंने क्या किया कि जब 653 के बाद जैसे ही लाइट मिल रही थी उसके बाद से फिर यहाँ पे ड्रॉप होना शुरू हो गया, क्योंकि ये रेंज क्या है, रेड रेंज है, रेड रीजन है वेवलेंथ का। तो यहाँ पे रेड रीजन के बाद अचानक से सडनली डिक्लाइन हो रहा है फोटोसिंथेसिस का रेट या क्वांटम यील्ड, इसीलिए इसको कहा गया रेड ड्रॉप। क्या बोला गया, रेड ड्रॉप। तो क्योंकि रेड ड्रॉप मीन्स कि रेड लाइट के बाद फोटोसिंथेसिस का रेट ड्रॉप कर रहा है, इसलिए इस इफेक्ट को रेड ड्रॉप भी कहते हैं। और फिर इन्होंने क्या किया, इन साइंटिस्ट ने अलग से मीन्स कि सप्लीमेंट्री लाइट दिया, रेड लाइट को सप्लीमेंट्री ऐसे, क्योंकि रेड लाइट के बाद तो फार रेड लाइट आएगा। अगर हम इन वीवो कंडीशन में देखें तो रेड लाइट के बाद फार रेड लाइट मिलता है। अब इसके बाद अगर इन्होंने सप्लीमेंट्री रेड लाइट दिया तो क्या देखा कि क्वांटम यील्ड का इन्हेंसमेंट हो रहा था। मीन्स कि जो क्वांटम यील्ड रेड लाइट के बाद अचानक से ड्रॉप कर रहा था, अगर उसमें हम रेड लाइट सप्लीमेंट्री देते हैं तो क्या हो रहा था, इन्हेंसमेंट हो रहा था। तो इसीलिए इसको बोला गया इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट, और रेड ड्रॉप भी इसको बोलते हैं, यहाँ पे रेड ड्रॉप लिख लीजिए, और साथ में इमर्सन इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि फोटोसिंथेसिस का जो रेंज होता है रेड लाइट में, इसका क्वांटम यील्ड बहुत ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें क्या देखा गया कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए पहले तो 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ दिया गया प्लांट को, इंडिविजुअल
मीन्स कि एक दिया गया तो वो क्या शो कर रहा था, वो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 क्वांटम यील्ड शो कर रहा था। फिर इसके बाद फोटोसिंथेसिस का रेंज क्या दिया गया, वो दिया गया P653 टू 680 के बीच में दिया गया, तो क्या शो कर रहा था 53 क्वांटम। और इसके बाद तो क्या देखा गया कि जब ये रेंज मिल रहा है, रेड लाइट मिल रहा है, तो क्वांटम यील्ड 53 ज़्यादा है। जब ये रेंज मिल रहा है मीन्स कि 700 के बाद फार रेड लाइट आएगी, तो वहाँ पे क्वांटम यील्ड कम मिल रहा है। लेकिन जब दोनों को एक साथ दिया गया तो क्वांटम यील्ड इन दोनों से ज़्यादा था, मीन्स 53 से ज़्यादा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो जब लॉन्गर वेवलेंथ और शॉर्टर वेवलेंथ दोनों मिलती, क्योंकि ये क्या है शॉर्टर वेवलेंथ, ये थोड़ी सी लॉन्गर वेवलेंथ है, जब दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है तो फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है। इसीलिए क्या है PS1 के पास क्या होता है 700 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऐसा होता है जो कि 700 नैनोमीटर को रिएक्शन सेंटर पे पाया जाता है, 700 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करता है। PS2 क्या होता है P680, वो क्या कर सकता है, वो P680 मीन्स कि रेड रीजन में लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन इसीलिए होता है कि PS1 PS2, नहीं तो ज़रूरत ही क्या थी, दोनों ही फोटो सिस्टम में जो भी रिएक्शन सेंटर पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं वो दोनों ही मॉलिक्यूल P680 के होने चाहिए थे, क्योंकि ये बेस्ट लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन नहीं, एक अच्छा फोटोसिंथेसिस होने के लिए लॉन्गर और शॉर्टर वेवलेंथ होने की मीन्स कि दोनों ही लाइट को वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लॉन्गर और शॉर्टर वेवलेंथ को। तो इस तरीके से इसको हम लोग इमर्सन इफेक्ट या इमर्सन इन्हांसमेंट या रेड ड्रॉप बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो कि एक्सपेरिमेंट ये देखने के लिए कि एक्शन स्पेक्ट्रा मेजरमेंट करना। हमने आपको एक्शन स्पेक्ट्रा पहले ही बता दिया है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का एक्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बताया था। उसमें हमने क्या बताया था कि एक्शन स्पेक्ट्रा ऑलमोस्ट स्लाइटली मॉडिफाइड होता है अगर हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से उसको कंपेयर करें। और एक्शन स्पेक्ट्रा होता क्या है, जिस रेंज में फोटोसिंथेसिस रेट हाई होता है। तो एंगलमैन, साइंटिस्ट TW एंगलमैन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया था कि एक मीन्स कंटेनर लिया था और वहाँ पे इन्होंने स्पायरोगायरा एल्गी को लिया था। स्पायरोगायरा एल्गी आपको पता है फिलामेंटस एल्गी होती है, इसके पास स्पाइरल फॉर्म में क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो इस तरीके से इनके पास क्या होते हैं, स्पाइरल फॉर्म में क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। और फिर उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे प्रिज्म के थ्रू मीन्स कि 7 कलर का एक लाइट दिया, जो कि क्या रेंज था, विजुअल रेंज था। 7 कलर की अलग अलग लाइट यहाँ पे प्रिज्म के थ्रू दी जा रही थी। तो इस कंटेनर में क्या हो रहा था कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, इसके बाद येलो, ऑरेंज, रेड, ये लाइट सब इस पे पड़ रही थी। फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जहाँ पे एक तो ब्लू रीजन में और दूसरा रेड रीजन में, इन दो रीजन में जो एल्गी थी, एल्गी क्या है फोटोसिंथेटिक एल्गी, फोटोसिंथेसिस करेगी, इस रीजन में कुछ बबल्स दिख रहे थे। वो बबल्स को जब ऑब्जर्व किया गया तो क्या देखा गया कि वो बबल्स थे ऑक्सीजन के। जैसा कि आपको पता है फोटोसिंथेसिस जब होती है तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है, तो ऑक्सीजन के बबल्स थे। और ये भी ऑब्जर्व किया कि जहाँ जहाँ पे वो बबल्स थे वहाँ वहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि उन बैक्टीरिया को क्या था, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया हैं तो वो खोज रहे थे ऑक्सीजन को और उनको यहाँ पे मिल गई। तो इस तरीके से ये पता लगाया गया कि ब्लू रीजन में फोटोसिंथेसिस रेट हाई होता है और रेड रीजन में, और उसी रीजन में क्या है कि ऑक्सीजन के बबल्स बहुत सारे दिखे। वहीं उसी रीजन में देखा गया कि एरोबिक बैक्टीरिया के एक्यूमुलेशन हो रहे थे। तो इस तरह से ये पता लगाया गया कि एक्शन किस रेंज में होता है, एक्शन मीन्स रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हायर किस रेंज में होता है, कहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी या कहाँ पे एब्जॉर्प्शन इफेक्टिव है, वो है रेंज ब्लू लाइट और रेड लाइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का रेंज तो हम लोग 400 to 700 कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फोटोसिंथेटिक हाई होती है रेट वो होता है ब्लू रेंज और रेड रेंज। अब हम लोगों ने ये टॉपिक डिस्कस किया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन CSIR में आए हुए हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द रीजन ऑफ, एक मिनट, पहला क्वेश्चन क्या, द रीजन ऑफ विजिबल लाइट विच इज मोस्ट यूजफुल फॉर फोटोसिंथेसिस। जस्ट अभी हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया, कौन सा रीजन में फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छा होता है, ब्लू और रेड रीजन में। अब हम लोग आगे आते हैं, तो रीजन ऑफ विजिबल लाइट विच इज मोस्ट यूजफुल फोटोसिंथेसिस इज ब्लू एंड रेड लाइट। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया है, तो हम लोग ग्रीन लाइट में, देखिए ग्रीन लाइट में तो एकदम मिनिमम एब्जॉर्प्शन होता है, तो एक्शन कहाँ से होगा, तो ये पहले ही एलिमिनेट हो गया। इसके बाद अगर हम लोग वॉयलेट और ब्लू की बात करें, तो वॉयलेट ब्लू में तो होता है लेकिन वॉयलेट रेंज में उतनी एफिशिएंसी नहीं होती है, और हमने क्या देखा कि ब्लू लाइट और रेड लाइट में मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा, फर्स्ट है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, द क्वांटम यील्ड ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ड्रेस्टिकली ड्रॉप इन फार रेड लाइट, दिस इफेक्ट इज नोन एज। हम लोगों ने अभी इससे पहले ये एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेशन किया। इसमें हमने क्या देखा कि जैसे ही रेड लाइट के बाद फार रेड लाइट पड़ती है, उसके बाद ड्रास्टिकली क्या हो रहा है, क्योंकि 700 के बाद क्या मिलेगी, फार रेड लाइट मिलेगी। तो जैसे ही फार रेड P680 के बाद जैसे ही फार रेड लाइट मिलती है, वैसे ही क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का रेट या क्वांटम यील्ड ड्रॉप कर जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड ड्रॉप। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये CSIR नेट एग्जाम में जून 2015 में पूछा गया था। तो क्या होता है, उस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, द क्वांटम यील्ड ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ड्रास्टिकली ड्रॉप इन फार रेड लाइट, दिस इफेक्ट इज नोन एज रेड ड्रॉप। ये हम लोग इमर्सन इफेक्ट है, इसको हम लोग इमर्सन इफेक्ट भी कहते हैं या इमर्सन इन्हेंसमेंट भी कहते हैं या रेड ड्रॉप कहते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, ड्यूरिंग द अर्ली origin of earth, oxygen was absent in environment. Later on the oxygen increased and reached to present level. The main source of oxygen was, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमने आपको बताया था कि जब एवोल्यूशन हो रहा था, तो जिस समय एवोल्यूशन हो रहा था उस समय क्या देखा गया था कि स्टार्टिंग में रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था, फिर धीरे धीरे प्लांट इवॉल्व हुए और इन्वायरमेंट ऑक्सीडाइजिंग हो रहा था। तो कैसे ऑक्सीडाइजिंग हुआ, क्योंकि प्लांट क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो ऑक्सीजन उनका बाई प्रोडक्ट है, और इस तरीके से इन्वायरमेंट रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग की तरफ शिफ्ट होने लगा। तो स्टार्टिंग में एवोल्यूशन के टाइम में रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था, बाद में जाके वो ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट हो गया। तो फिर हम लोग यहाँ पे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू, अब जैसे यहाँ पे ऑप्शन लिखा हो कैसे बाकी को हम एलिमिनेट करें, रिलीज फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट, कि मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट से ऑक्सीजन रिलीज होता है, स्केप ऑफ CO2 टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का CO2 में कमी हो जाना, स्केप ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज, इंटरनल सोर्सेज से वो आ जाना। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया। ये क्वेश्चन CSIR दिसंबर 2010 में पूछा गया है। फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इन प्लांट, क्वेश्चन ये है, इन प्लांट द एनर्जी ऑफ सनलाइट इज फर्स्ट एब्जॉर्ब बाय पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर लीफ सेल फॉलोड बाय द फिक्सेशन ऑफ कार्बन थ्रू फोटोसिंथेसिस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हम लोग पिगमेंट्स की बात की जा रही है, पिगमेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है। और पिगमेंट्स क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, एसिम्युलेटरी पावर बनता है, और वो क्या यूज़ होता है, कार्बन फिक्सेशन में यूज़ होता है। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, सबसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि क्लोरोफिल A एंड B आर एबेंडेंट इन ग्रीन प्लांट। ये स्टेटमेंट कैसा आपको लग रहा है, अभी हम लोगों ने पूरा चार्ट पढ़ा है, उस चार्ट में सारी चीज़ें क्लियर थी कि क्लोरोफिल A और B एबेंडेंट हैं ग्रीन प्लांट में। ये एकदम सही है, क्योंकि क्लोरोफिल A तो हर प्लांट में पाया जाएगा, जो भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है उन्हें पाया जाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल A रिएक्शन सेंटर में पाया जाता है, तो सब में पाया जाएगा। और क्लोरोफिल भी मैक्सिमम एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स हमने वहाँ पे बता रहे थे, बहुत सारे, सभी में ज़्यादातर पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है।
क्लोरोफिल सी एंड डी आर फाउंड इन सम प्रोटिस्ट एंड साइनोबैक्टीरिया। अगर हम लोग चार्ट में देखेंगे तो मैंने वहां पे ये बात डिस्कस की है कि क्लोरोफिल सी और डी जो पाया जाता है वो साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है और प्रोटिस्ट में पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। फिर हम लोग बात करते हैं कि आउट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियोक्लोरोफिल टाइप ए इज मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। हमने आपको वहां ये भी बात बताई है, या हम यहाँ पे एक बार चार्ट आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि क्लोरोफिल, पहला तो था क्लोरोफिल ए बी एबेंडेंट है, ठीक है। क्लोरोफिल सी और डी पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया में, देखिए यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया लिखा हुआ है, या फिर प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं। इसके बाद क्लोरोफिल ए लिखा है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन्स कि ज़्यादातर सभी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं जो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखिए पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। क्लोरोफिल बी के बारे में क्या लिखा हुआ है, लिखा है रोडोस्यूडोमोनास, मीन्स कि ये कुछ ही बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्लोरोफिल ए और बी क्या है, एबेंडेंट है ग्रीन प्लांट में। क्लोरोफिल सी और डी कुछ साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं, और सभी क्लोरोफिल में बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए है वो मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये एकदम सही है क्योंकि ये हमने आपको आगे मेंशन किया है। लेकिन क्लोरोफिल बी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमने दिया है कि रोडोस्यूडोमोनास कुछ ही बैक्टीरिया में ये क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि ये 3 स्टेटमेंट सही है, तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन दिसंबर 2012 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कैरेटनॉइड। कैरेटनॉइड क्या था, कैरेटनॉइड में हमने बताया था कैरोटीन और जेंथोफिल 2 टाइप के मॉलिक्यूल आते हैं। ये 40 कार्बन का होता है। और इसमें क्या होता है, कैरेटनॉइड में कोई पोरफायरिन रिंग नहीं पाई जाती है, क्योंकि कैरेटनॉइड क्या सेकेंडरी मेटाबोलाइट टाइप के स्ट्रक्चर है, इनके पास कोई पोरफायरिन रिंग नहीं पाई जाती है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, दे पजेस कॉम्प्लेक्स पोरफायरिन रिंग। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हो गया कि ये इनके पास कोई पोरफायरिन रिंग नहीं होती है। दे आर इंट्रीगल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के इंट्रीगल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। दे ऑल्सो कॉल्ड एज एसेसरी पिगमेंट, मीन्स कि ये क्या होते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं। और दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय लाइट, ये भी सही है। तो कैरेटनॉइड का काम क्या था, वो शील्ड कर रहे थे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को कि जो एक्सेस लाइट है उससे वो उसको बचा पाए, पहला काम। दूसरा काम, ये एसेसरी पिगमेंट की तरह काम करते फोटोसिंथेसिस में, ये भी सही है। थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के चारों तरफ मीन्स मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, ये भी सही है। लेकिन ये इनके पास पोरफायरिन रिंग होता है, ऐसा नहीं। ये इस तरह का रिंग कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास इस तरह की रिंग पाई जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। तो ये दिसंबर 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी हम लोग इस फोटोसिंथेसिस के पार्ट 1 वीडियो जो भी हमने बनाया है इसको यहाँ पे एंड करते हैं इस टॉपिक को, और हम लोग नेक्स्ट अभी बात करेंगे कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है या स्ट्रक्चर क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का, वो सारे टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट अपने वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को हम क्लियर कर पाएँ। ओके, थैंक यू।